हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। और आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपकी 11th क्लास की मैथ्स की वीडियो, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मैथ्स के अंदर जो जितने भी चैप्टर हैं, जितनी भी एक्सरसाइज है, उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है, उन सबके सोल्यूशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। चाहे आपने कॉमर्स लिया है, चाहे आपने साइंस लिया है, या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सारे एग्जाम के लिए ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है। तो जिन बच्चों ने 10th के बाद 11th में साइंस या फिर कॉमर्स में विद मैथ लिया हुआ है, यानी कि मैथ्स को एक सब्जेक्ट रखा हुआ है, उनके लिए ये वीडियो काफी यूजफुल है। और उन बच्चों को मैं बताना चाहूंगा कि एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, यानी कि एक्सरसाइज 1.1, यानी कि जो आपकी मैथ्स की बुक की फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज है, चैप्टर सेट्स है, तो उससे पहले मैं ये कहूंगा कि मैंने एक वीडियो और बनाया हुआ है जिसके अंदर जो भी बेसिक फॉर्मूलेज हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बिल्कुल नई चीजें है आपके लिए। क्लास 10th में जो आपने पढ़ा था वो डिफरेंट है, ठीक है। अब जब क्लास 11th में आ गए हो तो ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो पहले तो मैं कहूंगा जो सेट्स के ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसके अंदर सारे फॉर्मूले, प्रॉपर्टीज वगैरह मैंने डिस्कस किया है। पहले वो वीडियो देखना, तब जाके ये एक्सरसाइज 1.1 क्लियर होगी, क्योंकि इसमें मैं सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं और बाकी चीजों का डिस्कशन मैंने उसके अंदर किया हुआ है, ठीक है। तो वही लिंक डिस्क्रिप्शन में सेट्स का एक वीडियो है, जिसे आप देखकर समझ सकते हैं कि भाई सेट्स क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, सेट रोस्टर फॉर्म क्या है, वेन डायग्राम क्या है, ये सारी चीजों के जो कॉन्सेप्ट है आपके क्लियर हो जाएंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 1.1। ये आपकी मैथ्स की बुक, एनसीईआरटी बुक जो मैथ्स की है 11th क्लास की, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको जितनी भी वीडियो आने वाली होगी उन सब वीडियो की नोटिफिकेशन पहले से ही आपको मिल जाए, ठीक है। तो ये आपकी बुक के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 के अंदर, जिसके अंदर कुछ पूछा जा रहा है आपसे। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट। तो सेट क्या होता है आपको ये डिफाइन करना है। और ये भी बोला जा रहा है आगे से कि जस्टिफाई योर आंसर। तो एक बार मैं इंट्रोडक्शन आपको दोबारा दे देता हूं, उस वीडियो में आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। तो सेट्स का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डाटा आप बोल सकते हो, कलेक्शन ऑफ थिंग्स आप बोल सकते हो, जिसके अंदर प्री डिफाइंड होता है कि टर्म्स क्या होंगे, इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, उसकी डेफिनेशन प्री डिफाइंड होते हैं, ठीक है। उसे हम सेट्स कह सकते हैं। और फॉर एग्जांपल जैसे डेज ऑफ ए वीक, तो वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज हैं। तो भाई ये क्या है, एक तरह से सेट है, बिल्कुल प्री डिफाइंड है। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, यानी कि प्री डिफाइंड होनी चाहिए, पहले से इसे डिफाइंड होनी चाहिए, उसे हम सेट कहते हैं। और सेट के अंदर भी दो तरीके से हम लिखते हैं, एक सेट रोस्टर फॉर्म होता है, एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है, ठीक है। चलो अभी तो हम वो चीज नहीं डिस्कस करने वाले, अभी इस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं कि इस क्वेश्चन में आपके पास कुछ एग्जाम्पल दिए हुए, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वेदर इट इज ए सेट और नॉट। तो जैसे इसका फर्स्ट पार्ट, यानी फर्स्ट पार्ट जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसमें बोला गया था कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। लेटर जे से जितने भी मंथ है उन सबका एक कलेक्शन, उसे हम सेट्स बोल सकते हैं, यस और नो, ठीक है। तो ये ट्रू है या फॉल्स, इस तरह से आपको जस्टिफाई करना है अपना आंसर। अगर ट्रू है तो ट्रू क्यों है, अगर फॉल्स है तो फॉल्स क्यों, ये भी बताना है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि भाई कि हमारे पास जो कैलेंडर होता है उसमें 12 मंथ्स होते हैं। तो 12 मंथ्स के अंदर जो हमारे पास जो वो मंथ जो कि जे से स्टार्ट होते हैं, उसका कलेक्शन हमें सेट करना है। कैसे, जरा देखो भाई, सॉल्यूशन कुछ इस तरह से। तो आप बोल सकते हो द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ बिगिनिंग विद द लेटर जे। जे लेटर से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से हैं, तो जैसे कि आप जानते हैं जनवरी हो गया, जून हो गया, ठीक है, जुलाई हो गया, ठीक है। ये आपके पास मंथ्स हैं जो कि जी लेटर से स्टार्ट होते हैं, यानी कि प्री डिफाइंड है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल इसकी डेफिनेशन एकदम क्लियर है, और इस तरह से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस कलेक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कलेक्शन को हम सेट्स बोल सकते हैं। और सेट्स के लिए ये सिंबल यूज होता है, जब भी सेट को लिखेंगे कुछ इस तरह से लिखेंगे। देखो पहले ये इस तरह से ये ब्रैकेट होता है, ये बड़ा ब्रैकेट है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और इस तरह जितने भी मंथ्स के नेम है या जो भी एलिमेंट है, जो नेम है मंथ्स के, उसे हम एलिमेंट बोलते हैं। तो इसके जितने भी एलिमेंट है उसे लिखेंगे और यहाँ कोमा लगाते चले जाएंगे और लास्ट में फिर इसे इसी तरह से क्लोज कर देंगे। तो भाई ये एक तरह से एक वे है इसको राइटिंग करने का सेट्स का। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो जो कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स स्टार्टिंग विद जे लेटर इज कॉल्ड सेट। सेट क्यों है, क्योंकि इसे हम इसे डिफाइन कर सकते हैं प्रॉपरली, इस वजह से हम इसे यानी कि बोल सकते हो कि ये जो इसमें जो एलिमेंट है वो वेल डिफाइंड है, ठीक है। वेल डिफाइंड होने की वजह से हम इसे सेट बोल सकते हैं,
ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में आपसे बोला जा रहा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। तो ये तो बात क्लियर है कि भाई 10 राइटर को हमें आइडेंटिफाई करना है, लेकिन जो टर्म बोला गया ना मोस्ट टैलेंटेड, अब मोस्ट टैलेंटेड को हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। क्यों? हर किसी की डेफिनेशन अलग होगी। मेरे हिसाब से सपोज मुझे अगर स्टोरी पसंद है तो मैं ही कहूंगा जो स्टोरी लिखता है वो मेरे अकॉर्डिंग मोस्ट टैलेंटेड है। कुछ लोग रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, उसके लिए वो बेस्ट 10 जो राइटर होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो हर किसी की चॉइस के हिसाब से ये वेरी करेगा। तो ये वेरी होने का मतलब ये हो गया कि भी आप ये बोल सकते हो कि 10 मोस्ट टैलेंटेड जो राइटर चूज करना है, ये इसके लिए हम एक तरह से वेल डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं बना पाएंगे। और इस वजह से मैं बोल सकता हूं कि जो ये सेकंड एग्जांपल आपको जो दिया गया ये सेट नहीं होगा। तो आंसर कैसे लिखना, कुछ इस तरह लिखोगे द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, क्योंकि हर पर्सन के हिसाब से जो क्राइटेरिया है उसके अंदर चेंजेस आ सकता है। हर किसी के हिसाब से ये वेरी कर सकता है। लेकिन जो सेट की डेफिनेशन ये है कि सेट के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो प्री डिफाइंड होंगे और वेल डिफाइंड होंगे, ठीक है। लेकिन इसके अंदर वेल डिफाइंड नहीं है ये। तो आप ये बोल सकते हो एज द क्राइटेरिया टू डिटरमाइन द राइटर्स टैलेंट्स इट डिफर है। ये डिफर है, सबसे अलग अलग है, तो इसलिए और ये वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन। तो इस वजह से आप कह सकते हो कि ये जो कलेक्शन आपको गिवन है, कलेक्शन इज नॉट ए सेट। तो ये कलेक्शन आपका सेट नहीं होगा। इसका क्लियर रीजन क्या है? रीजन सिर्फ एक ही है कि भी नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। इसके अंदर जो क्राइटेरिया है वो हर किसी के हिसाब से चेंज होती रहेगी, इसलिए हम इसे सेट नहीं बोलेंगे। चलिए अब देखते हैं थर्ड पार्ट इसका, कि थर्ड पार्ट में आपसे क्या बोला जा रहा है। तो थर्ड पार्ट में आपसे बोला जा रहा है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। लो, अब यहां पे भी जो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन है इसे भी ये भी हम प्रीडिफाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि हर किसी का इंटरेस्ट के हिसाब से ये भी वेरी करेगा, यानी कि ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। सपोज मुझे अगर वीरेंद्र सहवाग पसंद है तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई वीरेंद्र सहवाग बेस्ट है। किसी को सचिन तेंदुलकर पसंद है, वो कहेगा मेरे हिसाब से सचिन तेंदुलकर बेस्ट है। तो इसी तरह जो 10 मोस्ट टैलेंटेड कह लो या 10 बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड अगर चूज करना हो, 10 या 11 या कितने भी, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर आपको 11 बोला गया कि 11 बेस्ट बैट्समैन चूज करिए, तो भाई अगर आप चूज करने जाएंगे तो हर किसी के हिसाब से वो जो पर्सन होगा यानी कि जो बैट्समैन होगा वेरी करेगा, यानी कि वेल डिफाइंड नहीं हो पाएगा। इस वजह से आप कह सकते हो कि ये भी जो कलेक्शन है, ये कलेक्शन क्या है, ये करेक्ट कलेक्शन नहीं है सेट्स के लिए। तो आप आंसर लिख सकते हो इसका, द टीम ऑफ 11 बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। ये क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, क्योंकि क्राइटेरिया जो है इसे डिटरमाइन करने की ये वेरी करेगी पर्सन टू पर्सन। और यही रीजन है, इसका बड़ा रीजन है कि हम इसे बोल सकते हैं दिस कलेक्शन इज नॉट ए सेट। ठीक है, ये कलेक्शन हमारा सेट नहीं होगा, क्योंकि हर कोई अपने चॉइस के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना बेस्ट प्लेयर चूज करेगा। तो ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इस वजह से हम इसे सेट नहीं बोलेंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट, यानी कि फोर्थ पार्ट देखते हैं कि फोर्थ पार्ट में क्या आपसे पूछा जा रहा है। तो फोर्थ पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। भी आपकी सपोज आप 11th क्लास में आ गए, 10th पास किया आपने, अब 11th क्लास में आ गए, तो इसके अंदर आपसे बोला जा रहा है कि कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, कि आपकी क्लास में जितने भी बॉयज है उनका एक ग्रुप बना दिया जाए, उनका एक कलेक्शन क्रिएट कर दिया जाए। ठीक है, तो क्या ये सेट है या नहीं है? बिल्कुल है भाई। सपोज मान लेता हूं आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट है टोटल, बॉयज एंड गर्ल्स कंबाइंड मिला करके। हो सकता है 20 गर्ल्स हो, एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, वेरी कर सकता है, मैंने एग्जांपल लिया, ठीक है, और 20 बॉयज हो। ठीक है, तो भाई 20 बॉयज क्या है, वेल डिफाइंड हो गया, नंबर बिल्कुल फिक्स है कि 20 है, ना ज्यादा ना कम, एकदम फिक्स हो गया, डेफिनेशन क्लियर हो गई ना यहाँ पे। तो आप ये बोल सकते हैं, इसको हम सेट बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो एलिमेंट है, एलिमेंट यहाँ पे क्या है, जो बॉयज है वो एलिमेंट है सेट के अंदर। एलिमेंट जो मेंबर होते हैं ग्रुप का, ये सेट का जो एलिमेंट होता है उसे हम मेंबर को हम एलिमेंट बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि इसमें जो डेफिनेशन जो दी गई है आपको बिल्कुल एग्जैक्टली क्लियर दी गई है, और जो क्लियर डेफिनेशन की वजह से आप कह सकते हैं इसे सेट कह सकते हो। तो ये आप ये बोल आंसर जो लिखोगे कुछ इस तरह लिखोगे कि कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। एक ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, यू कैन आइडेंटिफाई द बॉयज, और आप बॉयज को आइडेंटिफाई भी इजीली कर सकते हो। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं देयरफॉर दिस कलेक्शन इज ए सेट। सेट को कलेक्शन, कोई भी कलेक्शन सेट जब बनता है जब उसकी डेफिनेशन, उसकी एलिमेंट की जो डेफिनेशन है एकदम क्लियर हो। अगर डेफिनेशन क्लियर है इट मींस वो सेट है,
अगर डेफिनेशन क्लियर नहीं है, यानी कि उसमें वेरी है, पर्सन टू पर्सन कुछ चेंजेस आ सकते हैं, तो इट मींस वो सेट नहीं होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, इसका फिफ्थ पार्ट में आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो फिफ्थ पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, कि 100 से लेस देन, यानी कि 100 से यानी 2 डिजिट से या 1 डिजिट वाले नेचुरल नंबर की बात की जा रही है, कि 100 से लेस देन जितने भी नंबर है उसका एक कलेक्शन बना दो आप। बिल्कुल पॉसिबल है, बन सकता है एकदम। तो इट मींस ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो इसे भी हम सेट बोल सकते हैं। तो अब बात आई कि आंसर कैसे लिखना है, तो आंसर कुछ इस तरह से लिखोगे आप, देखो कुछ इस तरह से, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ये क्या एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इट मींस इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम इस कलेक्शन को हम सेट बोल सकते हैं। तो आंसर देयरफॉर लिखोगे, देयरफॉर दिस कलेक्शन इज अ सेट। सेट क्यों? क्योंकि इसमें जो डेफिनेशन दी गई है एलिमेंट के बारे में, जो यहाँ पे दे रखा है कि ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, 100 से कम वाले नेचुरल नंबर, वो के सारे क्या है, सेट है। यानी कि नेचुरल नंबर तो आई होप सबको पता ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब के सब क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इसके लिए कैपिटल एन यूज किया जाता है। सेट लिखना हो मैं कुछ इस तरह लिखूंगा, सेट 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, सारे लिखने पॉसिबल नहीं है तो डैश 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 लिख करके क्लोज कर देंगे इसे, ठीक है। ये नेचुरल नंबर का सेट होता है। और अगर कभी होल नंबर आ जाए तो होल नंबर में क्या होता है, नेचुरल नंबर में अगर हम आगे जीरो और लगा दें, यानी कि जीरो से अगर हम स्टार्ट कर देते हैं तो वो होल नंबर हो जाता है। बस इतना सा डिफरेंस है दोनों के अंदर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं, 6 पार्ट में आपसे क्या पूछा जा रहा है। आई होप आपको ये 5th पार्ट क्लियर हो गया होगा। तो 6 पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है द कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जो कि बहुत अच्छे राइटर है हिंदी के, इनके बारे में बोला जा रहा है कि इन्होंने जितनी भी किताबें लिखी उसका एक कलेक्शन कर लो। जब आप कलेक्शन कर लेंगे, क्या ये सेट है? अब आप बताइए कि भाई ये सेट है या नहीं है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने जितनी भी किताबें लिखी है, जितने भी नॉवेल्स यानी स्टोरीज उन्होंने लिखी है, जो भी उनकी क्रिएशन है, उनके बारे में आपको बताना है ये फिक्स्ड है या अनफिक्स्ड है। पहले तो इनके एलिमेंट के बारे में आपने सोचना है, ये नंबर जो इसके फिक्स है या नहीं है। अगर नंबर आपको लग रहे हैं फिक्स है तो इट मींस ये वेल डिफाइंड हो गए। अगर नंबर अगर फिक्स नहीं लग रहे हैं आपको तो ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो इस केस में आप ये बोल सकते हो क्योंकि कि प्रेमचंद्र ने जितनी भी कहानियां लिखी है या जितने भी नॉवेल्स लिखी है, जो भी चीज लिखी है वो एक फिक्स है, क्यों एक नंबर्स में होगा। मान लेता हूं मैं एक एग्जांपल, 100 नॉवेल्स उन्होंने लिखी है, 300 लिखी है, 400 लिखी है, यानी कि वेल डिफाइंड नंबर, और सबका टाइटल भी हमें पता है। तो उस टाइटल के अकॉर्डिंग आप क्या बोल सकते हो कि भाई ये जो सेट है आपके पास एक वेल डिफाइंड सेट है और इस कलेक्शन को हम सेट बोल सकते हैं। तो आंसर जो लिखोगे कुछ इस तरह से, जरा ध्यान से देखो, द कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद्र इज वेल डिफाइंड। कलेक्शन क्या है हमारे पास, जो बुक्स का या ये नोवेल्स का जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है, और वेल डिफाइंड होने की वजह से हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये जो गिवन कलेक्शन है, देयरफॉर दिस कलेक्शन इज अ सेट। ठीक है, दो ही चीज तो चेक करनी है। नंबर 1 एलिमेंट देखना है आपने क्या है, और जो एलिमेंट आपने देख लिया फिर उसको ये चेक करना है कि उसमें कोई कंफ्यूजन तो क्रिएट नहीं हो रहा, वेल डिफाइंड है या नहीं है। ठीक है, ये तो नहीं कोई कंफ्यूजन हो रही है कि भाई उन्होंने किताब इतनी लिखी उतनी लिखी, फिक्स नंबर है, 10 लिखी है 15 लिखी है, फिक्स हो पा रहा है। तो जो फिक्स हो पा रहा है इस वजह से हम इसे सेट बोल सकते हैं इस कलेक्शन को। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट आपसे 7th पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। अब इंटीजर क्या होता है पहले तो आपको ये समझना है, जितने भी नंबर्स आपके पास है, ठीक है, जितने भी नंबर्स आपके पास है, इंटीजर क्या होता है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे नंबर, यानी जितने नेचुरल नंबर है उनको इंक्लूड कर लो, होल नंबर यानी जीरो को भी इंक्लूड कर लो, इसके अलावा नेगेटिव नंबर को भी इंक्लूड करके इन सबको मिला के कलेक्शन जो बनता है उसे हम इंटीजर बोलते हैं। लेकिन यहां पे आपको इंटीजर सारे इंटीजर की बात नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर सिर्फ इवन इंटीजर की बात की जा रही है। इवन इंटीजर का मतलब क्या हुआ, इवन इंटीजर का मतलब ये हुआ कि भी जो इवन नंबर्स है उसकी बात की जा रही है। फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 10 12, मतलब 2 ऐड करते जाओ नेक्स्ट आता चला जाएगा, यानी कि वेल डिफाइंड है। इसके अंदर जितने भी इवन नंबर है वो वेल डिफाइंड है। इट मींस आप ये बोल सकते हो ये जो कलेक्शन आपको गिवन है ये बिल्कुल प्री डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, और वेल डिफाइंड होने की वजह से ही इसे आप सेट बोल सकते हो। ठीक है, तो आंसर कुछ इस तरह लिखोगे, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। इवन इंटीजर का मतलब क्या है, 2 4 4 6 8 10 इस तरह से। ठीक है, अगर इंटीजर बोलता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे के सारे नंबर हो सकते थे, लेकिन सारे नंबर नहीं लेने आपने सिर्फ इवन इंटीजर लेना है। इवन इंटीजर का मतलब है 2
4 6 8 इस तरह से 2 ऐड करते जाओगे, नेक्स्ट नंबर आपके पास आता जाएगा। तो ये जो इंटीजर है वेल डिफाइंड है, यानी कि इसको जो एलिमेंट है वेल डिफाइंड है, विच इज बिलोंग्स टू द कलेक्शन, जो कि एक कलेक्शन से बिलोंग्स करती है। और आप ये बोल सकते हो देयरफॉर दिस कलेक्शन इज अ सेट। ठीक है, ये हमें पता इसलिए चल जाता है इससे, अगर डेफिनेशन क्लियर हो, उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, तब हम उसे बोल सकते हैं सेट है, जिसके अंदर इंटीजर के बारे में बिल्कुल क्लियर कट पता हो और आपको पता लग जाए कि भी इतने इंटीजर हो सकते हैं, ये इसकी डेफिनेशन, वो कंफ्यूजन नहीं होगी। मतलब ऐसा ना हो किसी को ये लगे कि 1 है कि 2 है 3 की 4 है, ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर कट। 2 4 4 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 10 आएगा, बिल्कुल क्लियर कट है। 2 प्लस करते जाओगे, नेक्स्ट आता चला जाएगा आपके पास। तो इट मींस ये आप बोल सकते हैं कि ये वेल डिफाइंड सेट है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, कि इस चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन है उनका अगर कलेक्शन मैं बनाऊं, ठीक है, जैसे ये बोला जा रहा है कि कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। सपोज इसके अंदर मान लेता हूं कि एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट होकर के 1.5 तक है। ठीक है, 1 में आपके पास 6-7 क्वेश्चन है, सपोज 7 है, 2 में आपके पास 8 क्वेश्चन है। एक एग्जांपल मैं देख के नहीं बता रहा, ऐसे अंदाजे से बता रहा हूं कि नंबर जो इसके फिक्स हैं, कोई वेरी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जो फिक्स होने की वजह से कोई वेरी नहीं हो रहा, इसके एलिमेंट के बारे में क्लियर कट इंफॉर्मेशन, एक डेफिनेशन आपको दी गई है। इट मींस आप इसे बोल सकते हो कि ये वेल डिफाइंड है, और वेल डिफाइंड होने की वजह से इसे हम सेट बोल सकते हैं। तो जो आंसर लिखोगे, आंसर कुछ इस तरह लिखोगे, जरा देखो, इसमें लिखोगे द कलेक्शन ऑफ ए क्वेश्चन इन दिस चैप्टर इज वेल डिफाइंड। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है, और यहां पे जितने भी एलिमेंट है उसके बारे में क्लियर कट आपके पास इंफॉर्मेशन है। वन कैन फाइंड द क्वेश्चन बिलोंग्स टू द चैप्टर, बिल्कुल आराम से इजीली फाइंड कर सकते हैं कि हर एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन है, उस हिसाब से टोटल कितने हैं, ये बिल्कुल एकदम क्लियर कट कोई भी चेक कर सकता है। तो आप देयरफॉर बोल सकते हो दिस कलेक्शन इज अ सेट। ठीक है, जब आपके पास एलिमेंट के बारे में, किसके बारे में, एलिमेंट यानी कि जो इसके मेंबर है इस ग्रुप के, एलिमेंट्स के बारे में क्लियर कट इंफॉर्मेशन हो, वेल डिफाइंड हो, तब इसे हम सेट बोलेंगे। और वेल डिफाइंड ना हो, कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, तो हम इसे सेट नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो सेट का मतलब एक सिंपली अगर आपको चैप्टर समझना है तो आपने ये समझना है कि सेट मींस होता है एक वेल डिफाइंड ग्रुप। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन जो होता है उसे हम सेट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट है उसके बारे में बिल्कुल क्लियर कट इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं इसका 9th पार्ट में आपसे बोला जा रहा है अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। लो भाई, यहां पे कंफ्यूजन हो गया। कंफ्यूजन कैसा कि भाई हो सकता है कोई छिपकली से डरता हो सकता है कोई बिल्ली से डरता हो सकता है कोई शेर से डरता हो। तो हर किसी पर्सन के हिसाब से जो डेंजरस एनिमल की जो डेफिनेशन है वो वेरी करेगी। ठीक है, कुछ लोग कोकरेच से भी डर जाते हैं, कुछ लोग शेर से भी नहीं डरते हैं। तो इट मींस डेंजरस एनिमल की जो डेफिनेशन है ये क्लियर कट नहीं हो पाएगी, हर किसी के हिसाब से ये वेरी करेगी। और वेरी करने की वजह से हम इसे ये बोल सकते हैं कि ये जो कलेक्शन है ये आपके पास वेल डिफाइंड नहीं है, इसकी डेफिनेशन क्लियर कट नहीं बन पाएगी। और इस वजह से हम बोल सकते हैं ये जो सेट है आपके पास, एक ये कलेक्शन जो है ये सेट नहीं है। तो सिंपल सा आंसर है इसका कि द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट वेल डिफाइंड। और नॉट वेल डिफाइंड क्यों है कलेक्शन? इसका एकमात्र रीजन है जो क्राइटेरिया है, इसका जो क्राइटेरिया होगा कि डेंजरस होने का, कि क्राइटेरिया टू फाइंड द डेंजरस एनिमल ऑफ ए एनिमल कैन बी डिफर। इसके अंदर वेरिएशन है, हर कोई अलग अलग एनिमल बताएगा। ठीक है, कोई किसी अलग जानवर का नाम बताएगा, कोई किसी और जानवर का नाम बताएगा। तो इस वजह से आप ये बोल सकते हो जो कलेक्शन है इसके अंदर जो मेंबर्स हैं ग्रुप के अंदर या एलिमेंट है वो क्लियर कट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है हमारे पास। इस वजह से देयरफॉर आप लास्ट में फाइनली लिख सकते हो दिस कलेक्शन इज अ नॉट ए सेट। नॉट सेट होने की सिंपल सा रीजन क्या है कि जो कलेक्शन जो है वो प्री डिफाइंड या वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो ठीक है, इसके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है मेंबर्स के बारे में कि भाई ए सपोज ए पर्सन है, उसके हिसाब से भी कोई और डेंजरस एनिमल है, बी के हिसाब से कुछ और डेंजरस एनिमल है। तो हर किसी पर्सन के हिसाब से ये वेरी कर रहा है, जिस वजह से हम कह सकते हैं ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है और इट मींस इट इज अ नॉट ए सेट। ठीक है, तो इस तरह आप आंसर लिख सकते हो। ठीक है, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात हुई। 1 के अंदर हमने ये सीखा कि भी वेल डिफाइंड है या वेल डिफाइंड नहीं है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग सेट को आइडेंटिफाई करना सीख गए। ठीक है, अब चलते हैं, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। अब न्यूमेरिकल कुछ अलग क्वेश्चन भी होंगे आपके, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 2 देखो। 2 के अंदर क्या है, आपके पास ये सेट गिवन है। ठीक है, जैसे कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं इसके अंदर क्या बोला जा रहा है आपसे।
आपसे बोला जा रहा है अ सेट लेट ए एक सेट है जिसके अंदर ये एलिमेंट है, ये इसके मेंबर है ग्रुप कलेक्शन के, ठीक है। सेट के अंदर क्या गया है, एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आपसे बोला जा रहा है इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। देखो ये जो सिंबल है इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू कि ये इसका मेंबर है। और जब जैसे और ये जो सिंबल है इट मींस होता है नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। दोनों में बस ये पता होना चाहिए, डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, बिलोंग्स टू है नॉट बिलोंग्स टू। जैसे आप लिखते थे ना ऐसे, ये क्या आपका इक्वल टू होता है, ठीक है, इक्वल टू होता है, इसको आप क्या बोलते हैं इक्वल टू। और जब ये क्रॉस लगा देते थे आप लोग तो क्या बोलते हैं नॉट इक्वल टू। सिमिलरली ये भी कुछ उसी तरह से है, इक्वल टू और ये नॉट इक्वल टू, ठीक है। उसी तरह आप ये बोल सकते हो बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू। तो इट मींस ये होगा कि हम इस सिंबल का यूज कब करेंगे, अगर कोई मेंबर किसी पर्टिकुलर सेट से है तो उसे जब होगा तब हम तो ये बिलोंग्स टू यूज कर लेंगे। अगर उस मेंबर जो है अगर उस पर्टिकुलर सेट से नहीं होगा तब हम यूज करेंगे नॉट बिलोंग्स टू, ये वाला सिंबल, ठीक है। चलो, और हाँ एक बात आपको और याद रखना है कि जितने भी सेट्स होते हैं उसमें जब नाम रखा जाता है उसे हमेशा कैपिटल लेटर यूज करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में जो दे रखा है आपको सेट, ये कैपिटल ए दे रखा है, तो आपने ये ध्यान रखना है कि सेट का जो नाम रखना है वो कैपिटल लेटर में होता है। मेंबर किसी भी तरीके से लिखे जा सकते हैं, ठीक है, कोई नंबर हो सकता है, सिंबल हो सकता है, वर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर जो सेट का जो नाम होगा वो कैपिटल लेटर में यूज हो रखा है, ये आपने ध्यान रखना है। चलो अब 1 बाय 1 चेक करना कि 5 इस ग्रुप से बिलोंग करता है नहीं करता। 1 2 3 4 5 6, हाँ भाई 5 इसके अंदर है, बिल्कुल है। तो देखो मैंने यहाँ पे सिंबल क्या यूज किया है कि 5 इज बिलोंग्स टू ए, ए का मतलब है सेट ए, कि जो 5 है वो सेट ए से बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है। नेक्स्ट 8, 8 क्या इस ग्रुप के अंदर इस सेट के अंदर 8 है, नहीं है, तो नहीं होने की वजह से मैंने यहाँ लिखा है नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। क्या लिखा है मैंने, नॉट बिलोंग्स टू, दोबारा लिख देता हूं, ये इसका मतलब है नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि लिखोगे 8 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, जो 8 नंबर है हमारे पास ये इससे बिलोंग नहीं करता है, सेट ए से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है, अगर हम 8 की बात करेंगे तो। नेक्स्ट 0, 0 भी बिलोंग नहीं करता, 0 इसके अंदर मेंबर है नहीं सेट के अंदर, तो ये भी नॉट बिलोंग्स टू हो गया। बाकी 4 है, बिल्कुल 4 दिख रहा है आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है, 4 है, बिल्कुल है 4 है, तो ये मैंने बिलोंग्स टू लिख दिया। नेक्स्ट 2, हाँ भाई ये रहा 2 है, तो यहां लिखते 2 बिलोंग्स टू हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट क्या, 10 के बारे में बोला जा रहा है आपसे, तो 10 तो इसके अंदर है ही नहीं, जब नहीं है तो लिखोगे 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, आपको सेट देखना है, सेट के अंदर एलिमेंट देखने थे, एलिमेंट देख के आपको 1 बाय 1 आंसर करना था वेदर इट इज बिलोंग्स टू दैट ग्रुप और नॉट, इस सेट से वो बिलोंग करता है या नहीं करता है, हमें ये बताना था। बहुत इजी था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन में किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो एक बार क्वेश्चन को देखिए और इसे रीड करिए भाई। तो इस क्वेश्चन में आपसे दिया हुआ है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। अब ये जो देखो मैंने आपको पहले बताया था कि सेट को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, जितने भी सेट्स होते हैं उसे लिखने के 2 तरीके होते हैं। एक तो रोस्टर फॉर्म होता है, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि जो भी एलिमेंट होता है उसे एज इट इज लिख देते हैं और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ये जो जिसमें डेफिनेशन लिखी गई हो आपके पास उसे हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, मेंबर लिखने की जगह मेंबर के बारे में लिखते हैं, यानी कि उसके बारे में डेफिनेशन लिख देते हैं, ठीक है। जब डेफिनेशन लिख देते हैं हम लोग तो इट मींस वो कौन सा सेट है, वो सेट है सेट बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म में डेफिनेशन, कंडीशन, ये सारी चीजें लिखी जाती है। और रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, जो भी एलिमेंट होता है एज इट इज उठा के उसी को लिख दिया जाता है, ठीक है। अब देखो, अब ये जो थर्ड क्वेश्चन है पहले इसको पढ़ते हैं और समझते हैं 1 बाय 1 इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे। तो जैसा कि आप पहले इस क्वेश्चन के बारे में जैसे पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन में बोला जा रहा है राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, डेफिनेशन गिवन है और हमें इसके एलिमेंट को फाइंड आउट करके इसे लिखना है, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन पढ़ना भी आपको आना चाहिए, डेफिनेशन पढ़ते हैं कैसे उसके बारे में समझो। जैसे सेट ए है, सेट का नाम क्या है, ए सेट है, ओके, सेट का सिंबल बना दिया गया, ये ब्रैकेट ओपन कर दिया गया और इधर बोला जा रहा है एक्स, इसमें जो एलिमेंट है, एलिमेंट के बारे में बोला जा रहा है, उस एलिमेंट का नाम क्या रखा गया, एक्स रखा गया। और आपसे बोला जा रहा है एक्स सच डेट, एक्स क्या है, एक्स के बारे में बोला जाए एक्स सच डेट, एक्स इज ए इंटीजर है, एक्स क्या है, वो इंटीजर है, यानी कि जिसके अंदर जो एलिमेंट है वो एक इंटीजर है। और इंटीजर सारे इंटीजर नहीं है, एक कंडीशन लगा दी गई है, जैसे लिखा ना एंड, एंड मींस यहाँ पे एक और कंडीशन ऐड कर दी गई, जो इंटीजर होंगे वो होंगे -3 से ग्रेटर होगा और +7 से छोटा होगा। तो -3 से ग्रेटर यानी कि -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 7 नहीं लेंगे क्योंकि लेस देन 7 बोला गया,
तो ये आपका सेट हो गया। ठीक है, अब सोच रहे हो सर इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो आंसर लिखने का एक सिंपल सा तरीका है, आपने एज इट इज देखो कुछ इस तरह आंसर लिखेंगे कि भाई मैंने क्या किया यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो डेफिनेशन जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन है एज इट इज, जो आपको रोस्टर फॉर्म गिवन, ये सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म एज इट इज लिख दोगे। ठीक है, फिर उसके मेंबर को यानी कि एलिमेंट को चेक करोगे एलिमेंट क्या क्या आ रहे हैं, तो -3 से ग्रेटर है, एक्स क्या है -3 से ग्रेटर है, यानी -3 से ग्रेटर नंबर क्या क्या है, -2 है, -2 से बड़ा क्या है -1, फिर 0, 1 2 3 4 5 6 तक ही लेने हैं, क्योंकि कंडीशन जो लगाई गई है आपके पास वो लेस देन 7 है कि 7 से स्मॉलर होना चाहिए। ठीक है भाई, 6 तक नंबर आ गया। ठीक है, एलिमेंट पता लग गया, तो अब लिखोगे हेंस द गिवन सेट कैन बी रिटन एज, अब गिवन सेट को रोस्टर फॉर्म में, यानी कि रोस्टर फॉर्म में किस तरह लिखोगे, कुछ इस तरह लिखोगे कि भी सेट ए लिख दिया, फिर ये इक्वल टू का साइन लिख दिया, फिर ये सेट का जो सिंबल है यानी कि जो ब्रैकेट है ये ओपन करोगे और जितने भी मेंबर है यानी जितने भी एलिमेंट है उसे लिखोगे और इसे क्लोज कर दोगे। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कि कंडीशन को देख करके हम किस तरह से इसके एलिमेंट्स को लिख सकते हैं सेट को रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, तो ज्यादा क्लियर होगा आपको। ठीक है, अगर किसी को फर्स्ट पार्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है तो सेकंड पार्ट में ज्यादा क्लियर होगा, जरा देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो सेकंड पार्ट में आपसे बोला जा रहा है x such that x is a natural number, okay, natural number that start with 1, natural number 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, याद रखना है आपने। और ये बोला जा रहा है कि लेस देन 6 होना चाहिए, लेस देन 6 का मतलब है 1 से लेकर के 5 तक की काउंटिंग आ जाएगी इसके अंदर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 2 से स्टार्ट होता है, ठीक है, ये याद रखना है, 2 से नहीं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। और इसमें आपसे बोला जा रहा है सारे नेचुरल नंबर, लेकिन वो 6 से लेस देन होने चाहिए, यानी कि 6 से छोटे होने चाहिए। लेस देन 6 का मतलब होता है कि 5 तक ही लोगे आप। ठीक है, तो इसका आंसर कुछ इस तरह लिखोगे, जरा देखो भाई आंसर कैसे लिखना है। तो आंसर लिखोगे, पहले तो ये जो कंडीशन गिवन है, कंडीशन एज इट इज मैंने लिख दिया है यहाँ पे कि भी b इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। ओके, अब इसके जो एलिमेंट होंगे, एलिमेंट क्या क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 एंड 5 ओनली। क्यों? क्योंकि कंडीशन दे रखा है ना 6 से छोटा होना चाहिए, लेस देन 6 होना चाहिए, तो लेस देन 6 है, इट मींस 5 हो गया। अब आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो आप बोलोगे हेंस द गिवन सेट कैन बी रिटन एज इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, कुछ इस तरह लिखोगे b इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन 1 2 3 4 5 तक आपने जितने भी एलिमेंट है अपने सारे लिख दिए इसके अंदर। ठीक है, बहुत इजी है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट, देखते हैं कि थर्ड पार्ट में आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो थर्ड पार्ट में आपसे बोला जा रहा है c, सेट का नाम रख दिया गया c, और इसके अंदर जो एलिमेंट है वो x है, x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर होना, 2 डिजिट का होना चाहिए। तो 2 डिजिट का मतलब ये हुआ कि भाई 10 से स्टार्ट होगा, 10 से पहले वाले नंबर नहीं है हमारे आंसर। ठीक है, क्योंकि 1 से लेकर के 9 तक क्या है, 1 डिजिट वाले हैं, तो यानी कि 9 तक के तो नंबर स्टार्ट नहीं होगा। हमारा जो फर्स्ट नंबर जो स्टार्ट होगा नेचुरल नंबर 2 डिजिट वाला, वो होगा 10 से स्टार्ट, और लास्ट क्या होता है, लास्ट होता है 99। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये है। फिर आगे कुछ और कंडीशन भी बोला जा रहा है आपसे कि आपसे बोला जा रहा है x such that x is a 2 digit natural number such that the sum of its digit is 8, यानी कि डिजिट का भी सम करोगे वो 8 आना चाहिए। जैसे मैंने 10 लिया, 10 में दोनों डिजिट का अगर मैं प्लस करूंगा, इसे अगर मैं लिखना चाहूं 1 + 0 लिखूंगा, इट मींस 1 आ रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो ये भी ध्यान रखना है, उनका जो प्लस करने के बाद जो आंसर आना चाहिए दोनों डिजिट का, वो 8 आना चाहिए। थोड़ा टिपिकल हो गया आपके लिए, है ना। चलो कैसे करेंगे जरा देखो ध्यान से। तो भाई पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 2 डिजिट नंबर क्या होता है। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर, तो भाई ये अगर मैं बात करूं वो 10 से स्टार्ट होगा, 10 11 12 13 14 15, और लास्ट नंबर क्या होगा, लास्ट नंबर आपका 99 होगा। ये तो 2 डिजिट नंबर की अगर मैं बात करूं, ये वो 2 डिजिट नंबर हो गए। लेकिन हमसे सिर्फ 2 डिजिट नंबर ही नहीं बोला गया, एक कंडीशन और लगा दी गई है। कंडीशन क्या है, देखो जैसे मैंने यहां लिखा है कि सी एक्स सच दैट इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। उसका जो डिजिट का सम आना चाहिए वो 8 आना चाहिए। तो 8 को अगर मैं डिजिट को ब्रेक करना चाहूं तो 8 को मैं लिख सकता हूं 1 + 7 लिख सकता हूं, ठीक है, 2 + 6 लिख सकता हूं जब 8 आएगा, फिर 3 + 5 लिख सकता हूं, और इसके अलावा 4 + 4 लिख सकता हूं। और इसके अकॉर्डिंगली मैं अपने आंसर को डिफरेंट एलिमेंट बना सकता हूं, जो कि मैंने कुछ इस तरह से बनाया, जरा ध्यान से देखो। 17 हो सकता है फर्स्ट नंबर, क्योंकि 1 और 7 को ऐड करोगे 8 आ जाएगा। 2 6 यानी कि आप ये बोल सकते हो कि भाई 26 भी होगा, फिर भाई 35 हो जाएगा, 44, और यहां तक तो क्लियर है भाई 53 तक। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस डिजिट को चेंज करके भी लिख सकते हैं हम लोग। जैसे
आपके पास जो ये 17 है, 17 का क्या लिख सकते हो, 17 का 71 भी चेंज कर सकते हो डिजिट रिप्लेस करके, तो ये भी इसका एक मेंबर हो गया। उसके बाद 62, 26 था, उसको 62 कर दिया आपने, ठीक है। 53 है, 35 ये हो गया। और इसके अलावा एक डिजिट और है 80, 80 जो है 8 और 0 को भी ऐड करोगे तब भी 8 आता है, यानी कि दीज आर द नंबर विच कैन बी एडेड इट्स डिजिट, देन वी गेट द आंसर 8। तो 8 आंसर आपके पास आ रहा है, 8 आने की वजह से ही ये सारे हमारे आंसर हो जाएंगे। नेचुरल नंबर है, बिल्कुल नेचुरल नंबर है। दोनों डिजिट को अगर ऐड कर रहे हो क्या 8 आंसर आ रहा है, बिल्कुल आंसर 8 आ रहा है। तो आप लिख सकते हो कि C इज इक्वल टू 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80। आंसर आप डिजिट आगे पीछे भी, नंबर आगे पीछे भी लिख सकते हो आप, लेकिन भाई आपको जो एग्जामिनर होगा वो आपके आंसर को अच्छे से चेक कर पाए, इसलिए आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, ठीक है। बेस्ट तरीका ये होता है। लेकिन किसी ने अगर 80 को पहले लिख दिया, 17 को बाद में लिखा, उससे कोई बात गलत नहीं है, आंसर वो भी करेक्ट आंसर है। बट आपको ध्यान रखना है कि भी जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसके लिए थोड़ा कंफर्ट हो जाए टीचर के लिए, तो आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं फोर्थ पार्ट में आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो फोर्थ पार्ट में आपसे बोला जा रहा है कि डी एक सेट है, और डी के बारे में जो डेफिनेशन दे रखी है वो इस तरह दे रखी है, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, एक्स के आपके पास प्राइम नंबर है विच इज डिवीजर ऑफ 60, कि प्राइम नंबर होना चाहिए। तो पहले तो आपको प्राइम नंबर क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये होती है अ नंबर विच इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ और 1, जो कि 1 से डिवाइड होता है और इटसेल्फ खुद से डिवाइड होता है, उस नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। अगर आप भूल गए हो तो थोड़ा मैं याद दिला देता हूं, छोटी क्लासेस में आपने प्राइम नंबर खूब सारे पढ़े होंगे, ठीक है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल स्टार्ट 2 से होता है, 2, 3, 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, और इस तरह से और भी नंबर होते हैं, ठीक है। सारे मैं नहीं लिख पाऊंगा, अभी स्पेस नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया प्राइम नंबर में क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो प्राइम नंबर ऐसा होना चाहिए जो कि 60 को डिवाइड करता हो, ओके। तो ऐसा करते हैं 60 का एलसीएम निकाल लेते हैं और उस हिसाब से फिर प्राइम नंबर निकालेंगे। तो 60 का मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, ठीक है, तब जाकर के मैं इसका आंसर निकाल पाऊंगा। तो डी का इसका जो फोर्थ पार्ट है उसको जरा ध्यान से देखो करना कैसे इसे, ठीक है। छोटी क्लासेस में आप एलसीएम वगैरह निकालते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, आज उसका यूज होने वाला है, कैसे जरा देखो। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन एज इट इज स्टेटमेंट लिख दोगे, d इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ प्राइम नंबर है, ओके, विच इज डिविजर ऑफ 60। तो ठीक है, 60 का देखो मैंने ये प्राइम फैक्टराइजेशन किया। जब भी फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं हमेशा प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं, पहले 2 से करते हैं, जब तक 2 से हो रहा है ठीक है, फिर 3 पे आते हैं, 3 तक जब तक हो रहा है वेरी गुड, अगर नहीं हो पा रहा है फिर 5 पे जाते हैं। 4 को मैंने स्किप कर दिया, जरा ध्यान रखना। 4 के बाद 4 को स्किप करके 5 पे चले जाएंगे, 5 के बाद 7 पे चले जाएंगे, 7 के बाद 11 पे, यानी कि प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है आपने, ठीक है। तो 60 को 2 से करोगे 30 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे 15 आ जाएगा। अब देखो 15 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए मैं 3 से कर रहा हूं, तो 3 से करोगे तो ये क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, ओके। अब अगेन अगर फर्दर 5 को भी करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके प्राइम फैक्टर हो गए। इसके क्या क्या प्राइम फैक्टर हो गए, ये हो गया आपके पास 2 हो गया, ठीक है, 3 हो गया और 5। ये 2, 3 और 5 प्राइम नंबर है जो कि 60 को डिवाइड कर दे रहा है तो ये सारे, लेकिन सारे नहीं लेने हैं हमें, सिर्फ वो नंबर लेने जैसे 2 रिपीट हो रहा है, ठीक है, देख रहे हो आप 2 रिपीट हो रहा है तो 2 बार नहीं लेना है आपको, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट के लिए एलिमेंट एक ही बार लिखा जाता है किसी भी सेट के अंदर, 2 बार नहीं लिखा जाता। हाँ, प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आप लिख सकते हो कि हेयर 60 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय, ये लिख सकते हो यहाँ पे। लेकिन जब हम एलिमेंट की बात करेंगे किसी सेट की तो अब 2 टाइम्स इसे मैंने एक बार ही लिख लिया, 2 फिर 3 और 5, ठीक है। तो भाई अब जो इसका जो रोस्टर फॉर्म है जिसको आप लिखना है वो बहुत इजी हो गया आपके लिए। क्या लिखोगे 2, 3 एंड 5, ठीक है, बस इतना ही लिखना था। और सेट का नाम क्या है, सेट का नाम डी है, तो ये लो डी ऐसे लिख दोगे। देखो मैंने यहां लिखा है ना, यही है, क्लियर। तो इस तरह से आप इसे पूरा कर सकते हो। चलो अब देख लेते हैं इसका फिफ्थ पार्ट में आपसे क्या बोला जा रहा है। तो फिफ्थ पार्ट में आपसे बोला जा रहा है कि भी ई एक सेट है जिसका नाम ई रखा गया है। ई के बारे में बोला था, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जितने भी लेटर्स आ रहे हैं, टी आ रहा है, आर आता है, आई, जी, ओ, एन, कुछ रिपीट भी हो रहे हैं, जैसे ओ रिपीट हो रहा है, ठीक है, ठीक है, टी रिपीट हो रहा है, आर रिपीट हो रहा है, जो रिपीट हो रहा है उसको एक बार लिखना है, ठीक है। बस इस तरह से आपको ये सेट क्रिएट करना है, बहुत इजी है, कर सकते हो। देखो कुछ इस तरह से, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, जो भी पहले तो लिख दोगे जो आपके पास डेफिनेशन सेट क्या है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ इट वर्ड ट्रिग्नोमेट्री।
ट्रिग्नोमेट्री के अंदर टोटल 12 लेटर्स आपके पास आ रहे हैं और यहाँ पे टी, आर और ओ वो क्या रिपीट हो रहे हैं। तो जो रिपीट हो रहे हैं उसको सिर्फ एक बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना है। तो आपके पास ई सेट जो होगा, जो कैपिटल ई में जो लिखा है मैंने कैपिटल ई सेट, TRIGONMEY, ठीक है। यहाँ पे टी रिपीट था, मैंने एक बार लिख दिया। आर रिपीट था, उसे एक बार लिख दिया। ओ रिपीट था, उसे भी मैंने एक बार लिख दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देख लेते हैं, 6 पार्ट, जिसमें आपसे दिया गिवन है आपके पास सेट एफ। और एफ के बारे में आपसे बोला जा रहा है कि सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर के अंदर जितने भी लेटर हैं उसकी बारे में बात की जा रही है, ठीक है भाई। ट्रिग्नोमेट्री जैसा ही क्वेश्चन है, कुछ कुछ वैसा ही है जैसा हमने 5th पार्ट में किया था। यहाँ पे टी और ई रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो आप जो सेट लिखोगे, रिपीट वाले को सिर्फ एक बार लिखोगे, जो लेटर रिपीट हो रहा है उसे हम सिर्फ एक बार लिखेंगे और आंसर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। किस तरह से? पहले तो स्टेटमेंट जो गिवन है एज इट इज, ठीक है, बिल्डर फॉर्म में उसे लिख दिया, ठीक है। फिर हैंस द गिवन सेट कैन बी रिटन एज इन द रोस्टर फॉर्म BETR, ठीक है। अब कहोगे सर यहाँ पे जो डबल ई जो रिपीट हो रहा था, टी रिपीट हो रहा था, इसे मैंने एक बार ही लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन था, समझाने के लिए मैंने सारे पार्ट करवाए। आगे से हो सकता है कि मैं 1-2 पार्ट करूंगा, बाकी आपके लिए भी करने के लिए दूंगा, क्योंकि अब ये एकदम कॉन्सेप्ट ही न्यू है। क्लास 10th में आपने कुछ और पढ़ा था, 11th में एकदम सडनली कुछ और है, तो इस वजह से मैं सारे पार्ट करा रहा हूं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अब 4 के अंदर भी कुछ इस तरह से कि आपको एक फॉर्म गिवन है, सेकंड फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है। कैसे? जरा देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब आपको बिल्डर फॉर्म का मतलब दिमाग में क्या रखना है आपको कि भाई बात डेफिनेशन की बात की जा रही है, कि डेफिनेशन में लिखना है आपको, या फिर यूं बोलो कुछ कंडीशन लगा करके आपको इसको लिखना है। इस तरह से आपने याद रखना है। और जो आपको जो गिवन है, ये जितने पार्ट आप देख रहे हो, ये गिवन किसमें है? ये आपको रोस्टर फॉर्म गिवन है। और रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? रोस्टर फॉर्म में आपके पास एलिमेंट एज इट इज गिवन होते हैं, ठीक है। अब एलिमेंट को ध्यान में देखते हुए इनको देख के इसके अंदर क्या लगाना है? आपको कंडीशन लगाना है, ठीक है। कंडीशन लगाना सीख जाओगे तब जाकर के आप इस सेट बिल्डर फॉर्म को लिख पाओगे। जैसे फर्स्ट देखो, फर्स्ट के अंदर आपके पास जो भी एलिमेंट है, इसका जो फर्स्ट पार्ट आप देख रहे हो कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट है वो क्या है? 3 के मल्टीपल्स लग रहे हैं आपको। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। अच्छा, ये तो दिख रहे हैं भाई 3 का मल्टीपल है। उसके बाद ये भी आपको दिख रहा है कि भी ये सिर्फ 12 तक है, ठीक है। 3 का टेबल सिर्फ 12 तक है, यानी इसके 4 एलिमेंट ही हैं। तो आप कंडीशन ये लगा सकते हो मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 3 जो है ये, और अप टू 4 टाइम्स है। तो कुछ इस तरह से कंडीशन लगाएंगे। कैसे? जरा देखो भी कैसे कंडीशन लगाएं। तो पहले जो भी एलिमेंट है उसे हम कुछ सपोज कर लेते हैं एक वेरिएबल के रूप में, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट यानी देखो इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से करेंगे। तो पहले तो जो आपको जो फॉर्म गिवन है एज इट इज फॉर्म को लिख लोगे, ठीक है। जो आपके पास ये जो गिवन है आपके पास रोस्टर फॉर्म को एज इट इज सेट लिख लोगे। इसमें क्वेश्चन में आपको सेट का नाम नहीं दे रखा है, तो चाहो तो आप अपनी मर्जी से एक सेट का नाम भी रख सकते हो। सपोज मैं लेट ए बी द सेट, मैंने ए नाम रख, लेट ए बी द सेट, मैंने इसका नाम रख लिया क्या? ए रख लिया। आप मर्जी है, नहीं भी करोगे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं सब समझने के लिए मैंने आपके लिए ए नाम इसका रख लिया है, ठीक है। ए सेट है और ए सेट की डेफिनेशन, इसके अंदर जो एलिमेंट है 3 6 9 और x, ठीक है। और इसके अंदर जो भी एलिमेंट होंगे उसे हम x सपोज कर लेंगे। तो आप लिखोगे कि भी द गिवन सेट कैन बी रिटन इन द सेट बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे? एलिमेंट एट, जो हम लिखते थे ना पुरानी क्लास में, लेट x, तो उसकी जगह यहां x लिखते हैं बेटा, ठीक है। ये x लिखोगे। फिर सच डेट कि x की डेफिनेशन क्या है? x इज इक्वल टू 3n, n यानी कि वो एक नंबर होगा जिसे आप इनपुट करोगे और वो 3 से मल्टीप्लाई होगा। फिर आगे n के बारे में बोला जा रहा है कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n क्या होगा? नेचुरल नंबर, ठीक है। और उसकी वैल्यू भी क्या होगी? n की वैल्यू क्या होगी? वो भी देखो जैसे इसमें लिखा है कि 1 से ग्रेटर होगी, ठीक है। 1 से इक्वल टू ग्रेटर और 4 से लेस देन इक्वल टू, यानी कि n की वैल्यू को आप 1 2 3 4 रख सकते हो। तो ऐसे लिखोगे कि x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, ठीक है भाई। अब n की डेफिनेशन मैंने क्या लिखी है? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। एंड जो n जो होगा वो यहां पे लिखना चाहिए था, मैं दोबारा यहां लिख देता हूं एक बार, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। 1 से ग्रेटर होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए n, और लेस देन इक्वल टू 4 तक होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने फर्दर कंडीशन लगा दी। 1 यहां लिख दिया मैंने, थोड़ा कट के टाइपिंग में थोड़ा नीचे, यहां आप समझ सकते हो। तो ये मैंने कंडीशन भी लगा दिया इसके अंदर कि n क्या होना चाहिए? n जो होगा 1 से इक्वल टू ग्रेटर होगा और 4 से लेस देन इक्वल टू होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर कंडीशन लगा करके पूरा, ठीक है। और बाद में ब्रैकेट क्लोज करना मत भूलना भाई,
ठीक है, प्रॉपर तरीके से। चलो अब देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट, देख ले सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो सेकंड पार्ट में आपसे बोला जा रहा है कि भाई 2, 4, 8, 16, 32 भाई ये नंबर्स आपके पास है, ये आपके पास एलिमेंट है। अब इस एलिमेंट को आपने क्या करना है, आपने कन्वर्ट करना है कि भाई इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में। देखो भाई क्या, अगर आप ध्यान से देखो तो 2 का पावर 1 है, फिर 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 3 है, 2 पावर 4, फिर 2 पावर 5, कुछ इस तरह से बन रहा है ना, कुछ इस तरह से आपका ये सीरीज सी स्टार्ट हो गई है। और इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। देखो तो पहले तो लिखोगे भाई जो फॉर्म गिवन है आपके पास, यानी कि जो आपके पास रोस्टर फॉर्म गिवन है एज इट इज लिख दोगे। अब एलिमेंट को अगर देखोगे 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पावर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 2 पावर 2 लिख सकते हो 4 को, और नेक्स्ट है 2 पावर 3 लिख सकते हो, और 16 को 2 पावर 4 लिख सकते हो, 32 को 2 पावर 5 लिख सकते हो, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म ये हो गया। अब जब मुझे सेट बिल्डर फॉर्म लिखना होगा तो लिखोगे सेट, इट कैन बी रिटन इन द सेट बिल्डर फॉर्म एज एक्स। एक्स मैंने क्या सपोज कर लिया, एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज, एक्स जो हमारा होगा वो 2 पावर n होगा, 2 पावर n। n का मतलब है n नेचुरल नंबर होगा, और n की वैल्यू क्या है, 1 से स्टार्ट हो गया। देखो 1 से स्टार्ट हो गया कहां तक है, 5 तक है। तो ये देखो एक और कंडीशन लगा दी कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 5। 1 से ग्रेटर होगा लेकिन लेस देन और इक्वल टू 5 होगा। तो ये प्रॉपर तरीके से आपने कंडीशन लगा देनी है। काफी इजी क्वेश्चन है, बस कंडीशन आपको लगानी आनी चाहिए, यानी कि आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है क्लास 10 तक की सारी नॉलेज यूज होने वाली है 11th में, ठीक है। तो थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ाई करनी है भाई, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट पार्ट में आपसे बोला जा रहा है 5, 25, 125, 625, यानी 5 पावर 1, 5 पावर 2, ये 5 है, एक मिनट, ये 5 पावर 2 हो गया। नेक्स्ट आपके पास 5 पावर 3 है, ये आई होप आप समझ जाओगे, 5 पावर 3 है, और उसके बाद 5 पावर 4 है। तो यहां पे भी जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट किया था हमने, एज इट इज इसके अंदर भी वैसे ही है, सिमिलरली वैसे ही है, पर इसमें क्या है कि x की वैल्यू हमारे क्या है, वो x की वैल्यू आप 5 पावर n, x कोई भी क्या नाम है 1 से लेकर के 4 तक आपको वैल्यू रन करानी है इसके अंदर, कुछ इस तरह से। जरा देखो इसका 4th पार्ट कुछ इस तरह से लिखेंगे यहां कि आप, एक मिनट, ये रहा। तो देखो ये आपके पास एलिमेंट है इस सेट के अंदर 5, 25, और इसे हम लिख सकते हैं 5 को 5 पावर 1 लिख सकते हैं, 25 को 5 पावर 2 लिख सकते हैं, 125 को 5 पावर 3 लिख सकते हैं, और 625 को लिख सकते हो 5 पावर 4 लिख सकते हो। आई होप यहां तक तो क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि जो एलिमेंट है, एलिमेंट को मैं x ले लेता हूं, रेस्ट जब मैं रोस्टर फॉर्म में को कन्वर्ट करके सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा तो यहां लिखूंगा x सच दैट x इज इक्वल टू 5n, क्योंकि 5 की सीरीज चल रही है इसलिए 5। अब पावर की में जो वैल्यू चेंज हो रही है इसलिए मैंने n लिख दिया। n की वैल्यू क्या है, n पहले तो ये डिफाइन कर दोगे कि भी n नेचुरल नंबर है, कैपिटल N का मतलब होता है बेटा नेचुरल नंबर, ठीक है। और ये जो बिलोंग करती है ये n जो इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, n जो बिलोंग करेगी, थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया, n जो बिलोंग करेगी वो 1 से तो ग्रेटर होगी और लेस देन इक्वल टू 4 होगी, यानी कि 1 से लेकर 4 तक आपने ये लेना है। देखो यही मैंने कंडीशन यहां लगाया, समझाने के लिए ऊपर लिख दिया मैंने, ठीक है। तो यानी कि n की कंडीशन क्या है, n नेचुरल नंबर है और n की वैल्यू 1 से लेकर के 4 तक होगी, ठीक है। तो थर्ड पार्ट को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट कुछ इस तरह से हम लोग कर लेंगे इसे। सेकंड और थर्ड पार्ट ऑलमोस्ट सेम है, बिल्कुल सिमिलर ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर। अच्छा अब फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में आपके पास जो नंबर है 246, इट मींस ये क्या है 246 डैश डैश डैश, 6 के बाद क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 के बाद क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 के बाद 12 है, यानी कि इवन नंबर की सीरीज चल रही है ये, ठीक है। इवन नंबर का ये सेट है। तो आप इसको अगर लिखना है मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में तो कुछ इस तरह लिखूंगा, जरा ध्यान से देखो भाई। तो लिखूंगा 246, यानी कि ये क्या है कि सेट ऑफ ऑल इवन नंबर है। तो इवन नंबर है तो आप लिख सकते हो x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ये क्या है, इवन नेचुरल नंबर है। बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी हो गया। इवन नंबर लिखना था, इवन नंबर के लिए आपने डेफिनेशन बता दिया कि आपने एलिमेंट को x ले लिया और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू यहाँ पे एक नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर कैसा, इवन नेचुरल नंबर है, ठीक है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, बार बार बोल रहा हूं ध्यान रखना, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। दोनों बात आपको याद रखनी है, अभी बहुत यूज होने वाला है इनके बारे में। चलो अब नेक्स्ट देख लेते भाई, फिफ्थ पार्ट में आपसे क्या बोला जा रहा है। फिफ्थ में आपने बोला जा रहा है 1, 4, 9 और डैश 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 100। 1 को आप लिख सकते हो 1 पावर 3, 1 पावर 2 लिख सकते हो, फिर नेक्स्ट 2 पावर 2, फिर उसके बाद 3 पावर 2, और इस तरह से 10 पावर 2। 10 पावर 2 का मतलब क्या हुआ 100। अब बीच में गैप है, गैप का मतलब है 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8 और 9
और लास्ट में आपके पास 10 है। ठीक है, तो कुछ इस तरह लिखोगे इसका आंसर। कैसे? तो पहले तो ये जो आपके पास जो ये फॉर्म गिवन है ये, ठीक है, यानी कि इससे पहले कि रोस्टर फॉर्म गिवन है, इस तरह ये सेट लिख सकते हो। उसके बाद जैसे आपके पास एलिमेंट है 1 को आप लिख सकते हो 1 पावर 2, 4 को लिख सकते हो 2 पावर 2, फिर नेक्स्ट आपके पास क्या होगा 3 पावर 2, 9 है। 9 के बाद आपके पास क्या हो सकता है, 9 के बाद आपके पास हो सकता है 16 होगा, और जो कि यहाँ उन्होंने डैश 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 है वो लिख सकते हो आप 4 पावर 2 लिख सकते हो। फिर आपके पास 25 होगा, 25 को क्या लिख सकते हो 5 पावर 2, यानी कि पावर 2 की सीरीज चल रही, कब तक 10 तक करना है आपने। ठीक है, तो देयरफॉर द गिवन सेट क्या है आपके पास, ये जो गिवन सेट है कैन बी रिटन इन द सेट बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे, इस तरह x सच दैट x इज n स्क्वायर, n की वैल्यू यानी कि 1 2 3 वैल्यू हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो ये वैल्यू और इसका क्या कर रहे हैं हम स्क्वायर निकाल रहे हैं। ठीक है, और n के बारे में क्या बताया, ये एक नेचुरल नंबर है, जरूर बताना भाई, भूलना मत। और वैल्यू क्या है 1 से लेकर के 10 तक वैल्यू लगा रहे हैं। तो इसमें जैसे मैंने लिखा है कि n इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि 1 से लेकर के 10 तक की काउंटिंग आपने डाल देनी है इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरह से आप बोल सकते हो इसका। ये 5th पार्ट आपका ये कंप्लीट हो गया। 5th पार्ट ये इसका लास्ट पार्ट था। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको कुछ गिवन है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, यानी कि आपको लिस्ट बनाना है कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट होंगे। तो पहले फर्स्ट देखो, फर्स्ट में बोला जा रहा है एक सेट है जिसका नाम ए रखा गया है, ओके ए है, और इसमें आपसे बोला जा रहा है कि जो एलिमेंट है x सच दैट x इज अ ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर का मतलब है 1 1 3 5 7 डैश डैश डैश, इस तरह से चलता रहेगा। 7 का 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, और इस तरह से सारे लिखने पॉसिबल है। हम लोग कुछ लिखेंगे और डैश 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 डाल देंगे कुछ इस तरह से। देखो तो लिखोगे कि भी ये इस तरह लिखोगे कि क्या नाम है a इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। कौन कौन से नेचुरल नंबर है जिसके एलिमेंट होंगे वो होंगे 1 3 5 7 9 डैश डैश डैश। सारे लिखने पॉसिबल नहीं है तो स्टार्टिंग के लिख के डैश हम लोग डाल करके इसे छोड़ देंगे। ठीक है, चलो अब इसका देखते हैं बी सेकंड पार्ट। तो इस क्वेश्चन का यानी क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट में आपसे बोला जा रहा है कि नेक्स्ट बी पार्ट में कि एक सेट है जिसका नाम बी रखा गया है, और इसके एलिमेंट के बारे में, इसके मेंबर के बारे में, एलिमेंट के बारे में बोला जा रहा है कि x सच दैट x, ये बेटा ये जो सिंबल है इसको सच दैट बोलते हैं। हाँ, तो ये बोला x सच दैट x इज एन इंटीजर, x क्या इंटीजर है, उसकी वैल्यू -1/2 से स्टार्ट होकर के और से ग्रेटर होनी चाहिए और लेस देन होनी चाहिए 9/2 तक। ओके, यानी कि पहले -1/2 से ग्रेटर, यानी कि 1/2 2/2 इस तरह 0 लिख सकते हो, फिर नेक्स्ट 1/2 2/2 3/2 4/2, इस तरह से आप इसे लिख सकते हो। कैसे, जरा देखो एक बार कुछ इस तरह से। तो भाई ये जो आपके पास जो डेफिनेशन है कि x सच दैट x इज ए इंटीजर, इंटीजर की में n x की जो वैल्यू है वो क्या है, तो -1/2 से लेकर के +9/2 तक लिखना है आपने। तो यानी कि आप जो लिखोगे, यानी कि ये जो नंबर है आपके पास -1/2, ठीक है, इसे आप लिख सकते हो 0.5 जब इसे डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, और 9/2 जो आपके पास नंबर है इसे अगर कन्वर्ट करोगे तो ये 4.5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप ये बोल सकते हैं इसके अंदर जो नंबर होने चाहिए वो -0.5 से बड़ा, यानी कि मैं 0 ले लेता हूं, 0 के बाद क्या ले, कुछ और ना, नेक्स्ट नंबर 1 2 3 4 तक ले सकता हूं, 4 से आगे नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि जो हायर नंबर है उसकी जो एलिमेंट है वो +4.5 है, यानी कि 4 तक ही लेना है आपने। ठीक है, ये आपकी एलिमेंट आ गई इसके अंदर। तो ये लिख सकते हो कि सो द एलिमेंट्स आर बी सेट है, बी सेट है 0 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी कि -0.5 से बड़ा हो गया 0। ठीक है, 4.5 जो कि बड़ा नंबर है इसके अंदर, जो हाईएस्ट वैल्यू है उससे कम होना चाहिए, 4.5 से कम होना चाहिए। ठीक है, 4 हमेशा ही 4.5 से कम है, तो ये हमारे एलिमेंट इसके अंदर सेट के अंदर हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं थर्ड पार्ट, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में आपसे बोला जा रहा है कि x सच दैट x इज इंटीजर, x क्या कोई इंटीजर है। ठीक है, पहली बात तो क्या बोली इन्होंने कि भाई ये इंटीजर है, और उसके बाद बोला जा रहा है कि इसका स्क्वायर करना है आपने, x का स्क्वायर करना है, और इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए, जो आउटपुट आना चाहिए यानी कि आंसर जो आना चाहिए 4 के इक्वल टू या 4 से लेस देन। यानी कि 1 का अगर स्क्वायर करूंगा तो 1 आ जाता है। ठीक है भाई, 2 का स्क्वायर करूंगा तो भाई मेरे पास 4 आ जाता है। ठीक है, अब तक अब 3 का जो स्क्वायर करूंगा 9 आ जाता है। भाई 9 वाला हम नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि इन्होंने कंडीशन लगा रखी है 4 से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए।
4 से छोटा होना चाहिए। तो कुछ इस तरह आंसर लिखोगे कि भाई जैसा इसके अंदर बोला गया आपसे कि भाई देखो कि सी एक सेट है जिसके अंदर x सच दैट x इज ए इंटीजर, और वैल्यू क्या है, इंटीजर है, यानी कोई भी नंबर ले सकते हो। लेकिन ध्यान ये रखना है आपने, जो आपके पास जो आंसर है एक्स स्क्वायर का जो आंसर है वो 4 के इक्वल टू या 4 से लेस देन आना चाहिए। ठीक है, तो मैं माइनस वाले भी और प्लस वाले दोनों पुट करके देख लूंगा। तो पहले देखो, जैसे मैंने -1 पुट करूंगा, -1 का स्क्वायर करूंगा तो +1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और बाकी जो इस तरह से नेक्स्ट नंबर आप क्या कर सकते हो, -2 पुट करोगे तब भी आपके पास क्या आएगा, +4 आ जाएगा। उसके बाद -3 पुट करोगे तब आपके पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास 9 आ जाएगा। लेकिन 9 तो भाई क्या है, 9 4 से बड़ा है, तो 9 तो हम आंसर नहीं ले सकते। ठीक है, हम क्या कब तक ले सकते हैं, हम -2 ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, 0 के अलावा 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। 3 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 3 का जब स्क्वायर करोगे ये 9 आ जाता है, और 9 तो नहीं होना चाहिए। स्क्वायर करने के बाद कितना आना चाहिए, 4 तक आना चाहिए। यानी कि -2 का अगर स्क्वायर करूंगा तो +4 आ जा रहा है। ओके, -1 का स्क्वायर करूंगा तो +1 आ रहा है, ये भी पॉसिबल है। 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। यानी कि ये जो वैल्यू है आपके पास, इन सबका अगर स्क्वायर करोगे तो क्या आ रहा है, ये 4 के इक्वल टू या फिर लेस देन आ रहा है, 4 के इक्वल टू या लेस देन आ रहा है। तो सेट आपका सी जो हो जाएगा कुछ इस तरह। सो वी गेट द सेट जो हमारा होगा -2, -1, 0, 1 और 2, ये इसके सेट हो गए। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या आपके पास। थर्ड पार्ट हमने सॉल्व कर दिया, अब देख लेते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट यानी डी में एक सेट गिवन है डी, और डी के बारे में आपसे बोला जा रहा है डी एक्स सच दैट, इसके अंदर एक्स एक एलिमेंट है, और एक्स के बारे में डेफिनेशन दी गई है, एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लोयल। ठीक है, लोयल के अंदर जो जो वर्ड है, ठीक है, LOYAL, एल रिपीट हो रहा है तो एल को एक बार लिखेंगे, बाकी सारे वो लेटर लिख देंगे। बहुत ईजी है तो। ठीक है, इसमें तो कुछ ज्यादा डिफिकल्टी वाली कोई बात ही नहीं है। लोयल की स्पेलिंग क्या है, LOYAL है। ठीक है, एल रिपीट हो रहा है, इट मींस इसको एक बार लिख लो, तो LOYA। ठीक है, क्योंकि एल 2 बार था, मैंने एक बार लिख दिया। तो सेट डी तो बहुत इजी था, इस तरह से आप इसे कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्या आपके लिए, फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में आपसे बोला जा रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये रहा फिफ्थ पार्ट। इसमें सेट का नाम ई रखा हुआ है। ई के बारे में डेफिनेशन है, एक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। अच्छा, 31 डेज से जिसमें नहीं होते उस मंथ को आपको आइडेंटिफाई करना है। जनवरी नहीं हो सकता है क्योंकि जनवरी में 31 डेज होता है। फरवरी बिल्कुल हो जाएगा, फरवरी में 28 या 29 डेज होता है, यानी कि लेस देन 31 है। ठीक है, हो सकता है। मार्च नहीं ले सकते, 31 डेज है। अप्रैल, हाँ अप्रैल ले सकते हो आप, अप्रैल में 30 डेज होता है। मई नहीं लूंगा, मई के अंदर 31 डेज होता है। जून ले सकता हूँ, जुलाई नहीं लूंगा। तो उन मंथ के नाम लिखने हैं आपने जो कि जिसके अंदर 31 डेज से कम होता है, यानी जिसमें 30 डेज हो, 28 डेज हो या 29 डेज हो। ठीक है, उसकी बात मैं करूंगा इसके अंदर। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इसका आंसर आप लिख सकते हो कि ई हमारा सेट है, और उसके अंदर एलिमेंट को मैंने एक्स सेलेक्ट कर लिया। एक्स इज अ मंथ ऑफ ए ईयर। क्या, मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, ये कंडीशन आपको दी गई थी। अब जब इसे एलिमेंट में की फॉर्म में लिखना हो तो लिखोगे एक्स, जो एक्स की जो एलिमेंट था उसकी वैल्यू लिख दोगे। तो सबसे पहला फरवरी है, फरवरी के बाद अप्रैल है, अप्रैल के बाद जून, जुलाई, अगस्त, दोनों 31 डेज होते हैं, तो 31 डेज वाला नहीं लिखेंगे। ठीक है, फिर सितंबर हो जाएगा, सितंबर के बाद नवंबर होगा। इट मींस 1 2 3 4 5, ये 5 ऐसे मंथ है जिसके अंदर लेस देन 31 डेज होते हैं। ठीक है, तो इसके नाम लिख देने। काफी इजी था, इसमें तो कोई टफ वाली कोई बात ही नहीं थी। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट एफ पार्ट है, और इस क्वेश्चन नंबर 5 का ये लास्ट पार्ट है, जिसके अंदर आपसे बोला जा रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट। देखो, इंग्लिश अल्फाबेट में 2 चीजें होती है, एक वॉवल होता है और एक कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, वॉवल क्या होता है सबको पता है, 4 है, AEIOU। ठीक है, और इनके अलावा जो बच जाते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। यानी कि बी होता है, बी के बाद सी हो जाएगा, सी के बाद डी हो जाएगा, ई हम लेंगे नहीं, और इसी तरह बाकी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर आपसे बोला जा रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए कॉन्सोनेंट। क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। ओके, कॉन्सोनेंट होना चाहिए इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रोसीड के तक की बारे में बात की जा रही है, कि लेटर के तक के बारे में आपसे बोला जा रहा है। ठीक है भाई, तो के तक का यानी कि के से पहले क्या आता है, जे तक आता है, तो जे तक का लिखोगे। आप सोच रहे हो सर आपने एक ही नहीं लिखा, जैसे इसमें देख रहे होगे, ये देखो, तो पहले तो लिख दोगे जो भी फॉर्म आपको गिवन है, एक्स सच दैट एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट लेटर विच प्रोसीड के तक। ठीक है, यानी कि ए भी लिखना चाहिए था, ए के बाद बी तो लिख दिया मैंने, सी लिख दिया, डी लिख दिया, ई नहीं लिखा मैंने।
ठीक है। फिर ई के बाद देखो एफ लिख दिया, जी लिख दिया, एच लिख दिया, आई खा गया मैं भाई। वो इसलिए इनको मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये सब क्या है, ये वॉवल है, और वॉवल नहीं लिखना, हमें क्या लिखना था, कॉन्सोनेंट लिखना था। तो जो भी कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं उन्हीं को लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो यानी बी सी डी एफ जी एच जी, आई नहीं लिखेंगे, ई नहीं लिखेंगे और ए नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये वॉवल है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर, ये जो हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन, और इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। चलो आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है। तो जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला जा रहा है मैच ईच ऑफ द सेट ऑफ द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहां पे देखो ये आपके पास सेट रोस्टर फॉर्म भी गिवन है, ये देखो जैसे ए है, ए फर्स्ट पार्ट देख लो, ये आपके पास यहाँ पे क्या गिवन है, ये आपके पास एक नंबर्स गिवन है। नंबर्स गिवन का मतलब है कि आपके पास ये रोस्टर फॉर्म गिवन है, ठीक है। उसके बाद इसके लेफ्ट इधर आपके पास क्या है, देखो ये 1 2 3 6 आपके पास 1 2 3 6 आपके पास सेट रोस्टर फॉर्म है। और उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म ए, ये देखो मैं इसे हाईलाइट कर देता हूं, सर्कल बना देता हूं ताकि आपको पता लग जाए, ए बी और ये सी, ठीक है, और ये डी, ठीक है। ये तो ये आपके पास ये फर्स्ट ए, सेकंड बी, थर्ड सी, फोर्थ डी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो जो इधर 1 2 3 में काउंटिंग में लिखा हुआ है, ये तो आपके पास सेट रोस्टर फॉर्म है, और ये जो डेफिनेशन के फॉर्म में गिवन है ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, मैच करना है कि किसका किसके साथ मैच करें। जैसे 1 2 3 6 है, 1 2 3 6, तो 1 2 3 6 ये इसकी डेफिनेशन कौन सी वाली के अंदर है। तो जैसे आप देख रहे हो एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड डिविजर ऑफ 6, तो 6 के डिविजर है, यानी कि जो फर्स्ट वाला है और जो ए वाला है, ठीक है, ये दोनों बिल्कुल करेक्टली मैच है या नहीं है, ये आपको चेक करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आप ये देखो सी वाला, देखो ये वाला सी के अंदर क्या बोला जा रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6। तो भाई ये अब इसके अंदर क्या था, इसके अंदर प्राइम नंबर था, तो प्राइम नंबर तो बोला जा रहा है इसके अंदर, लेकिन 1 तो प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक है। तो इसको तो हम नहीं लेंगे, बल्कि हम इसे थर्ड पार्ट यानी सी पार्ट को ले लेंगे। तो यानी कि 1 के साथ सी करेक्टली मैच हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 और सी के अंदर जो सेट रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, ये दोनों मैच करें, दोनों के हिसाब से जो एलिमेंट है सेट बिल्डर फॉर्म और सेट रोस्टर फॉर्म की जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो इनकी जो एलिमेंट है वो मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट के साथ क्या मैच हो जाएगा, सी मैच हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड वाला देखो, सेकंड में आपसे बोला जा रहा है 2 और 3। 2 और 3 का मतलब क्या है कि भाई कोई दो नंबर है और दोनों की दोनों प्राइम नंबर है। तो जैसे आप ए पार्ट देख रहे हो, ए पार्ट में आपके पास क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, ठीक है भाई, ठीक है। 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर की बात की जा रही है 2 और 3, और ये दोनों ही नंबर क्या कर रहे हैं, 6 को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। दोनों क्या कर सकते हैं, 6 को डिवाइड भी कर सकते हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि ये जो सेकंड वाला है, ठीक है, आप नीचे लिख देता हूं मैं, जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला किसके साथ मैच कर रहा है, ए के साथ मैच कर जा रहा है, ठीक है। यानी कि इन दोनों के अंदर सेट रोस्टर फॉर्म, शॉर्ट में लिख देता हूं, सेट रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, ये दोनों करेक्टली मैच कर रहा है। अगर हम किसी की बात करें एलिमेंट्स की, ठीक है, तो ये बिल्कुल मैच कर रहा है। तो ये हमारे पास सेकंड वाला किसके साथ मैच हो जाएगा, सेकंड वाला ए के साथ मैच हो जाएगा। देखो मैंने यहां लिख भी दिया है कि सेकंड मैच विद ए, क्यों, क्योंकि इनके अंदर जो एलिमेंट की जो डेफिनेशन दोनों तरीके से आ रही है, सेम आ रही है। अब बात करते हैं थर्ड की। तो थर्ड के अंदर आपके पास जो वर्ड है मैथमेटिक्स, उसके बारे में एक सेट बना दिया गया है, MATHEI जो भी है मैथमेटिक्स की स्पेलिंग है, इसके अंदर जो भी बनता है ये सेट बना दिया गया है। अच्छा, डी वाला अगर देखो इस तरफ, ठीक है, डी के अंदर जो मैथमेटिक्स है, क्या बोला जा रहा है, डी एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के अंदर जो वर्ड के अंदर जो लेटर है उसका सेट बनाओ, ठीक है, ये बन गया भाई। यानी कि थर्ड पार्ट जो इसके अंदर, थर्ड जो है आपके पास, थर्ड डी से मैच कर रहा है, दोनों के एलिमेंट मैच कर रहे हैं। तो आप ये बोल सकते हो थर्ड किसके साथ मैच करोगे, थर्ड को मैच कर सकते हो डी के साथ। क्यों मैच कर रहे हैं, क्योंकि जो इसके अंदर जो लेटर है यानी एलिमेंट जो इसके जो लेटर है दोनों के मैच कर रहे हैं, ठीक है। और जो बच गया फोर्थ, लास्ट में जो फोर्थ बच गया यानी कि 1 3 5 7 9, और हमारे पास जो ऑप्शन क्या बच गया, हमारे पास ऑप्शन भाई बी बच गया, हमारे पास ये वाला बी वाला बच गया। बी के अंदर जो बोला जा रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से छोटा, ठीक है भाई। 10 से छोटा क्या क्या होता है, 1 3 5 7 9, ठीक है, ये 1 3 5 7 9, ठीक है। तो ये भी आपके साथ मैच हो गए दोनों एलिमेंट। तो आप बोल सकते हो कि जो फिफ्थ वाला है, फिफ्थ वाला बी के साथ मैच हो रहा है,
ठीक है। तो इसमें मैचिंग करनी थी हमें, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट रोस्टर फॉर्म, दोनों अलग अलग गिवन है। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा बेटा एक बार जरूर ध्यान से देख लो। इधर कॉलम 1 में आपके पास 1 2 3 4 है और कॉलम 2 में आपके पास A B C D है, इनको मैच करना था। तो मैंने क्या किया, दोनों की एलिमेंट को आइडेंटिफाई करते करते इनको मैच कर दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि मैथ्स पढ़ना आप इंजॉय करना स्टार्ट कर चुके होंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट से कुछ क्लियर नहीं हो रहा, नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिख करके आप अपने डाउट्स की क्लैरिफिकेशन करवा सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी ये प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। तो अब मिलेंगे एक्सरसाइज 1.2 के अंदर। 1.1 आपका ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो क्वेश्चन को करिए, रिवाइज करिए, देखिए। और हाँ, जो वीडियो मैंने आपको बोला है कि मैंने जो फंडामेंटल जो इसके अंदर जो जितने भी डेफिनेशंस हैं, फार्मूलेज हैं और बाकी जितनी भी चीजें इससे रिलेटेड मैंने सेट्स पूरे चैप्टर की एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है, ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट सेट चैप्टर से रिलेटेड क्लियर हो जाए। उसके बाद ये एक्सरसाइज आपको बहुत इजी लगने वाली है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो 1.1। पहली बार देख रहे हो तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, ताकि आपको अगली और वीडियो मिल सके, ठीक है। और चैनल को अपने बाकी फ्रेंड्स जिन्होंने भी मैथ्स 11th क्लास में मैथ्स लिया है उनके साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरे साल हम लोग मैथ्स की सिलेबस को टाइमली कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। चलो फिर बाय। और चैनल है फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन, ठीक है, भूलना मत।